उमर का बर्थडे है, उमर का जन्मदिन है, उस दिन 6 साल से बिना किसी सुनवाई के एक मुसलमान छात्र जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। और हम बात करते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन हर दमनकारी सरकारों को उछलता है। जब भी आप दलित छात्र को आप एडमिशन दो तो एक सोडियम आजीन जो पॉइजन है उसकी भी एक बोतल दे दीजिए और एक रोप, ताकि वो अपने आप की खुदकुशी कर सके। और पूरे मूवमेंट में वो सुसाइड न मानते हुए इंस्टीट्यूशनल मर्डर माना। कि 2015 से ऐसा क्या क्या हुआ, कौन से मंत्री ने क्या कहा, किस तरह से इन्होंने टारगेट किया और छात्रों को ही टारगेट क्यों किया गया? कि आपका अंबेडकर पेरियार सर्कल जो है, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिल्म दिखा रहा है, आज़ाद फिल्म दिखा रहा है, ट्रंप को चैलेंज करने के लिए, आरएसएस को चैलेंज करने के लिए, ये सब देशद्रोही है। ये सब स्टूडेंट्स, चाहे वो रोहित हो, अंबेडकराइट पेरियार सर्कल हो, लेफ्ट स्टूडेंट्स हो, उमर खालिद सबसे ज़्यादा उन्होंने ये बोझ शर्जील इमान और उमर खालिद के ऊपर रहा है कि ये देशद्रोही है। केंद्रीय मंत्री को इस तरह का इंटरेस्ट क्यों दिखाना पड़ा एक यूनिवर्सिटी पे? अगर 2016 से ही 15-16 से ही जब विश्वविद्यालयों पर अटैक हुआ था, तब से अगर राजनीतिक विपक्ष खड़ा होता तो क्या ये देश का नजरिया बदल? कन्हैया और उमर को साथ में 1 महीने के लिए जेल में रखा गया था, आपको याद होगा 2016 में। उस वक्त भी मैंने दोनों का इंटरव्यू किया था। अच्छा। और उस वक्त जिस तरह कन्हैया को ट्रीट किया गया जेल के अंदर और उमर को ट्रीट किया गया, उसमें बहुत बड़ा फर्क। वो माँ जिन्होंने नजीब को कहाँ, कौन से आप उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से उन्होंने पीएचडी करने के लिए जेएनयू में पहुंचा और वो बच्चा गायब। ये सरकार आसानी से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगी। ये सरकार जो है बहुत दमनकारी सरकार है। पैलेट गन का इस्तेमाल, लाठीज विद नेल्स का इस्तेमाल, इस तरह की लाठी जिसपे बच्चों को आप इतना मार रहे हो कि आप ब्रूटलाइजेशन, आप बच्चों को इतना मारो ताकि वो हिम्मत ना करे वापस आने के लिए। और जब वो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहते हैं कि ये किसने ऑर्डर दिया, उसको भी, उसका जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है आज तक। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और एक जानकारी आपको देना चाहते हैं। आने वाले 15 अगस्त से ये जो चैनल आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इसका नाम बदलने वाला है। अब इसका नाम होने वाला है द टेलीस्कोप। आने वाले समय में हम और भी बेहतरीन पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सभी चीजें करने वाले हैं। इसलिए अगर अचानक से आपको इस चैनल का नया लोगो या नया नाम 15 अगस्त से दिखे तो याद रखिएगा कि ये वही सोहित मिश्रा ऑफिशियल है जो आगे जाकर द टेलीस्कोप बनने वाला है। अब आज की इस वीडियो की बात करते हैं और आज ही के दिन यह ऐलान जरूरी भी इसलिए था क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में इस देश में अब सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, जेन जी के बारे में, छात्रों के बारे में। कहा यह जा रहा है कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे रहा है, छात्र टक्कर दे रहे हैं। पहली बार इस देश का छात्र जो है सड़कों पर है। लेकिन क्या यह बात सच है? तो जवाब है नहीं। आज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो सरकार है, इन्होंने छात्रों का ही दमन 2014 के बाद से शुरू किया था। रोहित वेमुला से लेकर उमर खालिद तक हर किसी ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, अपना अपना योगदान दिया। सरकार से अलग अलग तरीके से उन पर उन्हें बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद वो पहले थे जिन्होंने छात्र आंदोलन और इस सरकार की असलियत को सामने लाने की कोशिश की और आज के छात्र उसे आगे लेकर जा रहे हैं। और आज इस पर बातचीत करने के लिए जो शख्स हमारे साथ हैं वो बहुत ही खास हैं। तीस्ता सेतलवाड़ मैम हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इन्हें तो हमारे चैनल पर देखा ही है। खास बात यह है कि इन छात्रों से लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में तीस्ता मैम लगातार जाते आई हैं और उनके जो ओरिजिनल सीजेपी है वो इनकी है। और अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। उस सीजेपी की ओर से लगातार कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे, जिससे आपको याद हो कि उमर खालिद से लेकर रोहित वेमुला तक ने
किस तरह से काम किया और उसका अभी के छात्रों को कैसे फायदा हो रहा है, और मोदी सरकार यूनिवर्सिटी के पीछे कैसे पड़ती है, ये सभी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये खेल कितना बड़ा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि मैंने कहा, आप इन प्रोटेस्ट को देखते हैं, क्योंकि मैं आपको केवल एक तरीके से किसी एक बक्से में नहीं रखना चाहता। आप पत्रकार भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी जाती हैं, आपने कई आंदोलन देखे हैं, क्या गुजरात क्या कहीं और। अब जब आप देख रहे हैं कि मुंबई में भी हमने देखा इतने बड़े पैमाने पर लोग आए, छात्र आए, सड़कों पर उतरे, अब ये कहा जा रहा है एक तरीके से कि अरे पहली बार ऐसा लग रहा है कि छात्र बाहर आ रहे हैं, अब हर कोई जेंजी कर रहा है। लेकिन क्या केवल जेंजी है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई शुरू किया, या उससे पहले से लड़ाई चल रही थी? कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सोहित जी, आपके चैनल पे आने में बहुत खुशी भी होती है, और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि आप अभी एक नए दौर पे जाने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। एक्चुअली आज एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि 11 अगस्त 2026 छठवां साल है, और जहाँ उमर खालिद का जो जन्मदिन है वो जेल के अंदर वो बिताएंगे। और कल शाम को हिज होम, मतलब उमर खालिद का जो एक तरह से आइडियोलॉजिकल घर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और एकेडमिक्स ने, JNUSU और JNUTA दोनों ने मिलकर वहाँ का जो दमन था कि उनकी जो अभी रिलीज्ड किताब हुई है, उनकी PhD की जो थीसिस छपी है अभी, फ्रैगमेंटेड कम्युनिटीज, आदिवासियों के बारे में, वो वहाँ पे रिलीज और डिस्कशन होने वाला था, और वहाँ की यूनिवर्सिटी ने रोका। परमिशन वहाँ पे सोशल स्टडीज डिपार्टमेंट पे पहले दे के फिर वापस लिया। तो न डरते हुए वहाँ पे खुले में वहाँ पे कल पूरा डिस्कशन बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपने जिक्र किया कि छात्रों का आंदोलन हर दमनकारी सरकारों को उछलता है, और ये आपातकाल में भी हुआ था, इमरजेंसी में भी तो हमने देखा ही था। मगर ये जो एक अत्याचारी एक रेजिम है मोदी की 2014 से, अगर उनका हमला हुआ 2015 से लेकर विदिन एक साल के अंदर, वो हमारे विश्वविद्यालय पे हुआ। अच्छा। क्योंकि मानसिकता जो ये रेजिम की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सी, वो चाहते हैं कि मानसिकता से लोग बदले, और आइडियोलॉजिकली जो है हमारे यूनिवर्सिटीज, आजाद सोच, सवाल पूछने की क्षमता, ये सब हार्बर कर रहे थे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये भी संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे थे। तो चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हमारे प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, और इस तरह के पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, मतलब हमने देखा 2015, 16, 17 में अगर आप मैप बना दीजिए हमारे देश का, तो कितने विश्वविद्यालयों में इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, एंड दे वर इंस्पायरिंग। और इसमें उमर खालिद, कन्हैया कुमार का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन JNU में चल रहा था। मगर मेरे लिए सबसे चुभने वाला वो दिसंबर 2015 का जो एक खत है, लेटर है, जो रोहित वेमुला ने अप्पा राव पटेल को लिखा था, वाइस चांसलर ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कहते हुए कि जब भी आप दलित छात्र को आप एडमिशन दो, तो एक सोडियम आजीन जो पॉइजन है उसकी भी एक बोतल दे दीजिए और एक रोप, ताकि वो अपने आप की खुदकुशी कर सके। और पूरे मूवमेंट ने वो सुसाइड न मानते हुए इंस्टीट्यूशनल मर्डर माना है। और मैं आज सवाल पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं जेनजी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू अंडरमाइन देयर मूवमेंट। मुझे लगता है कि जिस साहस से हमारे जेनजी ने, आप तो हर वक्त थे बम्बई में, दिल्ली में, यहाँ पे पटना में, मुझे लगता है 100 के ऊपर शहरों में ये आंदोलन हुआ, और हमारे जेनजी ने नफरत के बलि न पड़ते हुए एक साथ मिलके, चाहे वो छात्र मुसलमान थे, दलित थे, हिंदू थे, साथ में मिलके उन्होंने ये अत्याचारी पूरे एग्जाम सिस्टम को चैलेंज किया है। उसको मैं कम नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मूवमेंट्स आर नॉट बॉर्न इन अ डे। मतलब ऑल मूवमेंट्स, इवन चैलेंजिंग अथॉरिटेरियन रेजिम्स, वो शुरुआत से रहे हैं हमारे देश में। मगर हमारे दो चीजें हुई हैं। एक तो हमारी इंस्टीट्यूशनल एमनीशिया, मैं कहती हूँ कि चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, चाहे वो अलग अलग हमारे संसाधन हैं, वो अत्याचार को याद दिलाने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि वो इंसाफ नहीं पहुंचाते। तो एक तरह इंस्टीट्यूशनल एमनीशिया
और दूसरी तरफ मीडिया एब्डिकेशन। हमारी मीडिया बिल्कुल बिक चुकी है, मेन स्ट्रीम, आपको नहीं कह रही, आजाद मीडिया तो है ही, इसीलिए हम लोग सब बहुत खुश हैं। बट ये दो चीजों की वजह से पब्लिक मेमोरी हैज बिकम वेरी वेरी शॉर्ट, तो लोग याद नहीं रख पाते कि क्या क्या हमारे देश में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैम ने कहा कि 11 तारीख को दर्शकों इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप 11 तारीख को देखेंगे, और इसलिए भी जरूरी है कि 11 तारीख को उमर खालिद का जन्मदिन है, तो उस दिन में हम याद दिलाना चाहते हैं कि छात्रों का जो आंदोलन है वो कैसे शुरू हुआ था 2014 के बाद से। मैम, अभी आपने जो कहा कि हमारी याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है, मीडिया प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाते नहीं है, तो जब आप कहते हैं कि 2015 से ही ये यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे थे, रोहित वेमुला का भी हमने बात किया, अगर कुछ उदाहरण दें आप भी कि 2015 से ऐसा क्या क्या हुआ, कौन से मंत्री ने क्या कहा, किस तरह से इन्होंने टारगेट किया और छात्रों को ही टारगेट क्यों किया गया? मुझे अभी भी याद है कि पहले मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU से शुरू करूंगी। जुलाई 2015 से एक केंद्रीय मंत्री जो लेबर मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दत्तात्रेय जी, उनका खत जाता है कहाँ, एक आप सोचिए एक केंद्रीय मंत्री का खत जाता है वाइस चांसलर के पास कि आपका अंबेडकर पेरियार सर्कल जो है, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिल्म दिखा रहा है, आज़ाद फिल्म दिखा रहा है, ट्रंप को चैलेंज करने के लिए, RSS को चैलेंज करने के लिए, ये सब देशद्रोही है। अच्छा। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो जेन जी आज ये देशद्रोही के लेबल से उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि कोई नहीं ये बात को मानता, उस वक्त चूंकि आवाज सीमित रही यूनिवर्सिटीज तक, ये सब स्टूडेंट्स, चाहे वो रोहित हो, अंबेडकर पेरियार सर्कल हो, लेफ्ट स्टूडेंट्स हो, उमर खालिद सबसे ज्यादा उन्होंने ये बोझ शर्जील इमान और उमर खालिद के ऊपर रहा है कि ये देशद्रोही है। हालांकि उन्होंने ऐसे कोई स्लोगन भी नहीं थी वो फंक्शन में, मगर जानबूझ के वीडियो डॉक्टर करके, खैर। तो मेरा ये कहना है कि केंद्रीय मंत्री को इस तरह का इंटरेस्ट क्यों दिखाना पड़ा एक यूनिवर्सिटी पे। एक खत नहीं, 5 खत जाते हैं जुलाई 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक। दिसंबर 2015 पे वो एक खत जो लिखा जाता है 1 month बिफोर ही कमिटेड, मतलब खुदकुशी के पहले 1 महीने पहले रोहित ये खत लिखता है, और उस वक्त वाइस चांसलर को क्या कदम उठाना चाहिए था, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, उन्होंने तसल्ली देने का काम नहीं किया। और ये सरकार जो है न सिर्फ ऊपर से दमन कर रही थी, मगर 7 महीने से उनको JET और बाकी स्कॉलरशिप्स जो उन्होंने अपने बल पे, मतलब व्हाट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग इज इन्होंने अपने बल पे ये कमाई थी। क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स क्यों स्थापित किया, संस्थान क्यों बनाया गया था, ताकि वो जो प्रिविलेज सेक्शन से बच्चे नहीं आए उनको कुछ ना कुछ सहारा मिले आगे पढ़ने के लिए फॉर फ्यूचर। तो ऑल दीज स्टूडेंट्स वर विक्टिम्स ऑफ क्लोजर ऑफ स्कॉलरशिप। तो ये पैसा बंद हो जाता है, आप सोचिए तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। रोहित ने खुद 40,000 कर्जा लिया था, एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे दलित जिसको तोड़ने की कोशिश, मानसिक रूप के तोड़ने की कोशिश। तो एक तरह से आप क्रिमिनल केस डालो, दूसरी तरफ आप स्कॉलरशिप्स बंद कर दो। तीसरी बात, रोहित और उनके साथियों को हॉस्टल से भी बाहर किया गया था, और हैदराबाद में हो सकता है दिल्ली के जितनी ठंड न हो, फिर भी ठंड होती है, उनको 2 महीना ठंड में रहना पड़ा बाहर। तो इस तरह का ह्यूमिलिएशन आप कराते हो, लाइब्रेरी में जाने से बंद। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा अगर लाइब्रेरी में नहीं जा सकता है तो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन विल ही फील। तो ये यहाँ पे हुआ। साथ साथ 16-17 में FTI आई, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स, वो भी हमारे कलाकार जो कल फिल्म बनाने वाले, फिल्म भी बहुत चैलेंज करती है अथॉरिटेरियन रेजिम्स को, और FTI का तो लंबी हिस्ट्री है कि बहुत प्यारी प्यारी फिल्म, नसीरुद्दीन शाह साहब वगैरह वहीं से तो निकले हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें गजेंद्र चौहान, वी डोंट वांट हिम एज डायरेक्टर। उसको लेकर इतना दमन, मारपीट, मारना पीटना, 35 के ऊपर छात्रों के ऊपर क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस हुए वो तो हमको याद है, मगर वो केसेस से बच्चे कैसे निपटे, मुझे खुद पता है 10 बच्चे कैसे निपटे, क्योंकि हमने थोड़ा यहाँ वहां से उनको मदद की। बट मीडिया ने इसको फॉलो अप किया ही नहीं। तो क्यों? और मेरा सिर्फ एक सवाल है आज राजनीतिक विपक्ष से, कि आप जो अभी साथ दे रहे हैं एक तरह से जेन जी के मूवमेंट को, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, एग्जाम सिस्टम के लिए, तो हम आप अप्रिशिएट करते हैं, मगर अगर 2016 से ही 15-16 से ही जब विश्वविद्यालयों पर अटैक हुआ था, तब से अगर राजनीतिक विपक्ष खड़ा होता तो क्या ये देश का नजरिया बदलता? क्या एक सवाल हमारे पास हमें रखना
आई थिंक इट्स नेसेसरी। बिल्कुल। और वो बहुत ज़रूरी भी है ये समझना कि तब से ही कैसे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन पर इम्पैक्ट किया जा रहा था, तब से ही कैसे हम देख रहे थे कि कैसे टारगेट किया जा रहा था कि जो लोग बात करते हैं उन्हें देशद्रोही कह दो, उन्हें लेबल लगा दो, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दो, उन्हें बाहर रख दो ताकि वो बात ना कर सके एक तरीके से। और ये सरप्राइजिंग मैम इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों की खुद की शुरुआत, अरुण जेटली सहित सही कई लोग जो थे खुद छात्र से आंदोलन से इनकी शुरुआत हुई, लेकिन ये समझ गए थे कि दूसरे लोग ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये आते ही सीधे यूनिवर्सिटीज में इसकी शुरुआत की। आप सही मानते हैं? मैं सही भी मानती हूँ, मगर उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ कि अरुण जेटली की शुरुआत छात्रों से जरूर हुई होगी, मगर किस तरह का छात्र आंदोलन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो दूसरे छात्र आंदोलन से बहुत अलग है। मैंने एक लेख लिखा था और मैंने एक लेक्चर भी डिलीवर किया था दिसंबर 2016 में, तो तब मैंने कहा था कि एबीवीपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रिश्ता है और जमियत तलबा का जो रिश्ता है पाकिस्तान में, उनको पता है कि हमें अगर देश को बदलना है मानसिक तौर पे, अगर मेजॉरिटेरियन मतलब बहुसंख्यकवाद, एक थियोक्रेसी बनाना है, तो हमें मानसिक बदलना है। तो एबीवीपी ने, आपको याद होगा, एबीवीपी का बहुत गलत रोल था नजीब के डिसअपियरेंस। करेक्ट। और नजीब भी एक छात्र था जिसको अक्टूबर 2015 में उसका वो गायब हुआ जेएनयू से, और उनकी अम्मा जो है, कितने उन्होंने केसेस लड़ने की कोशिश की, आज भी वो केस पेंडिंग है। करेक्ट। और वो सही इंक्वायरी नहीं हुई कि नजीब कहाँ पे गया और क्यों गया। ही वाज लास्ट सीन विद एन एबीवीपी ग्रुप इन द हॉस्टल। तो इन वन सेंस आप सही कह रहे हैं कि वो लोग छात्र आंदोलन से उन्होंने शुरू किया, मगर मुझे अभी भी याद है कि अरुण जेटली जी का जो भाषण था सांसद में उस वक्त उमर खालिद और वगैरह के खिलाफ, कि हेट स्पीच कैन नॉट बी फ्री स्पीच, ऐसा उन्होंने बोला। और उसी 1-2 महीने के बाद जब रामदेव ने ऐसा स्पीच दिया कि लाखों को हम गर्दन से काट देंगे, तब आज के गृह मंत्री ने, उस वक्त गृह मंत्री जो थे, उन्होंने तब बोला था कि दिस इज फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच क्या है और नफरत क्या है, आप अपनी मानसिकता के हिसाब से और अपने राजनीतिक लक्ष्य के हिसाब से बदलेंगे और संविधान के आधार पर नहीं समझेंगे, तो बहुत अफसोस की बात है कि अरुण जेटली जी ने भी इसमें शामिल हुए इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंप्लिसिट विद द अटैक ऑन स्टूडेंट्स। जी, अब हम उमर खालिद की बात करते हैं, और उमर खालिद की बात करें, कन्हैया की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, तो जेएनयू में दर्शकों हम सभी को पता है कि उमर ने कैसे शुरुआत किया, छात्र आंदोलन वहां पर कितना बड़ा था, किस तरह से उस समय मीडिया ध्यान भी दे रही थी। लेकिन उसके बाद 2019 में जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से आ गए थे, और उस समय एक आंदोलन बहुत बड़ा बना था, सीए एनआरसी का जो पूरा प्रोटेस्ट था, मुंबई में भी हो रहा था, हर जगह पर हो रहा था। लेकिन दिल्ली में ये देखा गया कि प्रधानमंत्री को उमर खालिद हों और लोग हों, उनसे एक बहुत बड़ी चुनौती मिली थी, बड़े पैमाने पर वहाँ पर भीड़ नजर आई। उसका असर ये हुआ कि 2020 में जब वहाँ पर दंगे हुए, इसी उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत, टेररिज्म के तहत मामले दर्ज किया गया। वो आदमी जेल में है, 6 साल हो चुका है। आज उनका जन्मदिन है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अब भी जेल में है। लेकिन ठीक उसी समय बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, ये लोग भी थे जिन्होंने हेट स्पीच दिए, अगर माना जाए कि उमर खालिद ने भी दिए, क्योंकि ये आरोप उनके ऊपर लगते हैं। अनुराग ठाकुर अब सांसद हैं, परवेश वर्मा मंत्री हैं, कपिल मिश्रा भी मंत्री हैं। तो ये लोग तो मंत्री से लेकर सांसद बन गए, लेकिन उमर खालिद अब जेल में है। प्रिजनर नंबर 626714 है, और 6 साल से बिना किसी सही से जो सुनवाई होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है, और वो जेल में। क्या आज जब हम छात्र आंदोलन की बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि उमर खालिद को इसलिए भी जेल में रखा गया ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर मुसलमान बात करेगा और मुसलमान छात्र बात करेगा तो आपका हश्र कैसे होगा? किस तरह से इस पूरे चीज को देखें, उमर के इस पूरे आंदोलन को और अब तक की लड़ाई को कैसे देखें? आपने बिल्कुल सही कहा। कन्हैया और उमर को साथ में 1 महीने के लिए जेल में रखा गया था, आपको याद होगा 2016 में। उस वक्त भी मैंने दोनों का इंटरव्यू किया था। अच्छा। और उस वक्त जिस तरह कन्हैया को ट्रीट किया गया जेल के अंदर और उमर को ट्रीट किया गया, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। अच्छा, बहुत फर्क था। जैसे कि कभी आप उमर से मिलिए, मतलब इंटिमिडेशन बॉर्डरिंग ऑन फिजिकल टॉर्चर हुआ नहीं, फिजिकल नहीं, मगर जिस तरह करीब बैठ के वो पुलिस उनके साथ इंटिमिडेटिंग बात करते थे, वो बहुत ही अलग था। कन्हैया के साथ ये नहीं हुआ। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस है ही कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो जेल में,
मुसलमान और दलित तो और आदिवासी सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, और मुसलमान आज के हाल में सबसे ज़्यादा। तो इवन इन दैट 1 मंथ, और ये जो देशद्रोही का जो लेबल है, जो आप 2020 से गलत लेबल उनके ऊपर लगाने के, मगर उस वक्त भी उनके ऊपर थोपने की कोशिश की। हालांकि अगर आप वो वीडियो देखो, और उस वक्त की आप सरकार ने उसको उसकी तहकीकात भी करवाई थी मैजिस्ट्रेट के थ्रू, उसमें कोई गलत चीज़ उमर ने नहीं बोली थी। और मैं तो सलाम करती हूँ हमारे JNU के स्टूडेंट्स को कि उन्होंने आज़ादी का लेबल रिक्लेम करने की कोशिश की कि भूखमरी से आज़ादी, भूखमारी से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, पक्षपात से आज़ादी। तो आपने सही कनेक्शन बनाया कि 2016 के बाद, 17 के बाद और DU में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए, बाय द वे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, रामजस कॉलेज में भी, जहाँ पे ABVP का बहुत दमन हुआ था और मारामारी हुई थी उस वक्त 1 महीने के बाद। उसके बाद जब नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया, वो भी विदाउट डिबेट पार्लियामेंट में, संसद में, दिसंबर 2015 में, तो सबसे पहला हमला जामिया और अलीगढ़ पे हुआ। सही बात। आपको याद होगा, मैं मालेगांव में थी उस वक्त, मेरा मीटिंग चल रहा था, और मैंने बोला था आज की शाम शाहीन बाग के नाम, क्योंकि अचानक अपने छात्रों के सपोर्ट में शाहीन बाग की महिला आ गई बाहर, और उसमें अलग अलग जनरेशन्स की महिला थी, दादी, नानी, माँ, बहन, बेटियाँ सब थी। और मेन ये थी सोवियत के देवर सेक्युलर स्लोगन्स के आधार पे मुसलमान औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी अपने संवैधानिक हकों के लिए, कि हम भी ये देश के नागरिक हैं, हमारे बच्चों पे इस तरह का दमन है। जामिया स्टूडेंट्स पे जिस तरह वायलेंस किया गया दिसंबर 15 को, एक बच्चे की आंख चली गई थी, मुझे अभी भी याद है, इरफान शायद उसका नाम था, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने अंदर घुस के, जैसे JNU के साथ उन्होंने 4 साल पहले किया था, एक मिलिट्री टैंक लाके पुलिस और मिलिट्री को लाके बिठाना, पुलिस का दमन JNU के अंदर, वैसे ही जामिया के अंदर 4 साल बाद किया था। तो ये कनेक्शन FTI पे किया था, मतलब आप पुलिस को ला रहे हो, आर्मी को ला रहे हो, ये क्या जगह है क्या पुलिस और आर्मी? यूनिवर्सिटीज, इट इज ट्रैजिक। जगदीश कुमार जो उस वक्त VC था JNU का, उसने आर्मी टैंक बाकायदा बिठाई थी JNU के अंदर। तो कमिंग बैक टू 2019, जिस तरह प्रोटेस्ट दिल्ली से शुरू हुए, मैं मानती हूँ कि जामिया, शाहीन बाग, JNU, और उसमें बिल्कुल हमारे जामिया के बच्चे, हमारे उमर खालिद, बाकी सब लोग उसमें न सिर्फ शरीक हुए, मगर देश भर में मीटिंग्स उन्होंने ली। और एक अमरावती की स्पीच, जिसके बारे में उमर की स्पीच के बारे में जिसका जिक्र होता रहता है, वो तकरीर अगर आप सुनिए तो वो सिर्फ संविधान, शांति, अमन, गांधी जी, अम्बेडकर की बात करता है। तो उसमें कोई हिंसा की बात नहीं। फिर भी उनको UAPA के चार्जेस लगाना, मैं मानती हूँ बहुत ही गैर इंसाफी है, और अभी तक उनको बेल पे छोड़ना नहीं, आई थिंक इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ जुडिशियल ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। तो फिर वो आंदोलन हुआ। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि यहाँ पे बॉम्बे में भी इंडिया गेट पे टिस के स्टूडेंट्स का बड़ा आंदोलन, ऑक्यूपाई गेटवे। उसके पहले जब रोहित का भी हुआ था, तब भी बहुत बड़ा मार्च बॉम्बे में हुआ था। जब मुझे अभी भी याद है कि वो भाईकला के फ्लाईओवर पे एक स्टार लगाया था कि यू आर अ स्टार इन द स्काई, रोहित वेमुला की बात। तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, एक के बाद एक। और JNU भी जनवरी 5, 2020 को JNU पे दमन किया गया, बहुत मारपीट हुई। वो काजल जो ABVP के छात्र है, वो अभी भी उनको मिल नहीं रही, मिसिंग ही है। तो ये सब होता रहा। और उसके बाद हमारा किसानों का आंदोलन, तो ये इसके पहले 2018 में महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ, 40,000 किसान नासिक से आए। तो आंदोलन ये देश में मानती हूँ कभी रुके नहीं है। लेकिन अब आप जब देखते हैं कि इस आंदोलन में मैं एक चीज, और मैंने बोला भी था ये जब मैं आज़ाद मैदान में पहले आंदोलन हुआ, फिर शिवाजी पार्क में अभी CJP का, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मुसलमानों का, अरे तुम मत जाओ, मुसलमानों का आंदोलन से दूर रहना चाहिए। राइटली सो, क्योंकि हमने देखा है कि उमर खालिद के साथ क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लड़के आए इस आंदोलन में। तो क्या आप मानते हैं कि एक शिफ्ट हुआ है कि पता होते हुए भी हम दूर रह रहे थे, मुसलमान बोल रहे थे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें टारगेट किया जाएगा,
हिंदुओं, यानी अगर मैं कल एक आंदोलन करूं और या मैं जिस तरह से पत्रकारिता कर रहा हूं और एक मुसलमान पत्रकारिता करे तो उससे ज्यादा खतरा होगा कंपेयर टू मैं, बिकॉज ऑफ द रिलीजन। वो था ना इरफान का, उसका यूट्यूब भी बंद किया गया, कर दिया गया। तो क्या आप मानते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है अभी कम से कम कि मुस्लिम छात्र छात्राएं बड़े पैमाने पर बाहर आ रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार लगातार एक तरीके से उनके खिलाफ नफरत भरी ना केवल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत उम्मीद की किरण उन्होंने जलाई है बाय पार्टिसिपेटिंग। हाँ। और मैं तो उनको ज्यादा डबल सलाम दूंगी कि उन्होंने पार्टिसिपेट, इतने हौसला अफजाई दी उन्होंने मूवमेंट को। और मैंने तो देखा कि डॉक्टर्स वगैरह भी लातूर और कहाँ से उस्मानाबाद से मुस्लिम डॉक्टर आके प्रोटेस्ट में अपना ये कर रहे थे, आपके वीडियो में ही देखा था। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी शिफ्ट है कि मतलब जो एक तरह के सहम गई थी कम्युनिटी या उनको कहा जा रहा था कि आप आगे मत आओ, मगर इसका कारण दूसरा भी है मुझे लगता है। एक तो मतलब लगता है कि ये जनरेशन आइडियोलॉजिकली इनके साथ नहीं है, ये बहुत क्लियर है। आइडियोलॉजिकल साफ हो या हो वो अलग बात है, वो अपने आप को एजुकेट कर लेगा, आई डोंट थिंक वी शुड बी वरीड अबाउट इट। मगर वो हिंदू मुस्लिम ट्रैप में नहीं पड़ रहा। खुद कितने स्लोगन्स आए थे और वो बात को भी कॉन्फिडेंस दिया होगा मुस्लिम स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे ऐसे ट्रैप में ये प्रोटेस्टर्स नहीं पड़ रहे हैं। बहुत कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि इसको लेबल करने की, मगर नहीं हुआ। हाँ, कर दें, सब कुछ रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन, बहुत ज्यादा। तो ये हुआ नहीं है। तो ये और मुझे लगता है कि जहाँ पे पार्टिसिपेशन इतने बड़े पैमाने पे हो, इतना स्पॉन्टेनियस हो, इतना मल्टी डायरेक्शनल हो, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक तबके से आ रहा है या कम्युनिटी या आइडियोलॉजिकल, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करने का। सही बात है। लेकिन फिर आप मानते हैं कि वो जो रहता है ना, ही वॉक सो दैट वी कैन रन। तो आज जब हम आंदोलन देखते हैं और जब हम उमर की बात करते हैं, हम रोहित वेमुला की बात करते हैं, इन लोगों का आंदोलन, इनके ऊपर जिस तरह से नाइंसाफी हुई, वो कितना जरूरी या महत्वपूर्ण था, जिसका असर आज के छात्रों को पड़ रहा है। क्योंकि आज हम इनके जन्मदिन पर भी बात कर रहे हैं, इस नाइंसाफी के ऊपर भी बात ज्यादा जरूरी है कि जजेस अपने आप को हटा देते हैं, जजेस बात नहीं करते हैं, फैसला नहीं दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि बेल जो है वो दिया जाना चाहिए, आप जेल में नहीं रख सकते हो, लेकिन इसके बावजूद ना बेल देते हैं, ना ही जेल से बाहर निकलने देते हैं, ना ही सुनवाई करते हैं। तो अब इन छात्रों को आप क्या मैसेज देंगे जो जेनजी हैं, जिन्हें लग रहा है कि हम पहली बार ये कर रहे हैं या 12 साल में ये जो कुछ नहीं हो पाया वो अभी हुआ, क्या ये सच है और उन्हें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए? मैं सिर्फ उनको ये कहूंगी कि आपने जो आंदोलन अपने बल पे, जो भी आपके जरिए थे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जो भी है, आपने जो जारी रखा है, वो तो हैट्स ऑफ। मतलब मैं मानती हूँ कि आप खुद उसको जानते हैं कि इतना वैल्यूबल है, और हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों जो मतलब 30-35 सालों से एक्टिविज्म कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत हौसला देने वाला आंदोलन है। मगर साथ साथ मैं थोड़ा कहूंगी कि कुछ ना कुछ उसका इतिहास देखना, कुछ ह्यूमिलिटी के साथ देखना कि देखिए, आपको याद करना होगा कि डॉक्टर फिरोज खान का मैं आपने बार बार जिक्र किया, BHU के एक एकेडमिक PhD संस्कृत किए हुए, वहां पे SVDV ने प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स ने, हम मुसलमान संस्कृत कैसे पढ़ा सकते हैं। वो अभी 2019 में हुआ है। फिर साथ साथ IIT में, मुंबई IIT, मतलब बंबई जैसे शहर की मुंबई IIT में दर्शन सोलंकी की खुदकुशी, उसके बाद पायल तड़वी की खुदकुशी बंबई में, अमन इकबाल खत्री की खुदकुशी, ये 2023 की बात है। तो ये जेनजी को इंस्टीट्यूशनल, हमारे जो संसाधन है, विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेटाइजेशन, नीट वगैरह जो उनको प्रोटेस्ट है, मगर वहां पे भी दलित छात्रों के साथ क्या होता है, करेक्ट, मुसलमान छात्रों के साथ क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि ये हमारी जेनजी वहां पे जाएगी या जाने वाली है, या वहां पे जाने के लिए इच्छा अपनी व्यक्त कर रही है, तो ये अगर गलतफहमियां, प्रेजुडिस, इंस्टीट्यूशनल प्रेजुडिस और दमन के बारे में वो समझे, तो वहां पे भी वो आवाज उठा पाएगी। करेक्ट। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दलित छात्रों के साथ जो हुआ वो अंडर मोदी ही हुआ, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी। इसके थोराट का रिपोर्ट आपने पता है, थोराट साहब का रिपोर्ट जो 2007 में हुआ था, बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे उसमें। उसके बाद भी कितने सुसाइड हमारे दलित छात्रों के होते रहते हैं। और मुसलमान छात्रों, मतलब नजीब के साथ जो हुआ, आप सोचिए, वो माँ जिन्होंने नजीब को कहाँ, कौन से आप उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से उन्होंने PhD करने के लिए JNU में पहुंचा, और वो बच्चा गायब है। तो क्या हिम्मत वो कम्युनिटी की नहीं टूटेगी? क्या हम कहते हैं कि मुसलमानों को कि आप नहीं पढ़ते हो, आगे नहीं जाते हो, आप सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हो, कैसे जा सकते हैं? अगर JNU जैसी जगह में नजीब के साथ जो हुआ वो हो सकता है। बिल्कुल।
क्योंकि हम सरकार की भी बात कर रहे थे और 2014 के बाद कैसे इन्होंने यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया। अब क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया था, सीजेपी वाला हो, नीट का मुद्दा हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या आप मानते हैं कि भले ही नरेंद्र मोदी अब वर्टिकल वीडियोस बना रहे हो, आगे जाकर और भी दमन करने की कोशिश करेंगे इन छात्रों का, इन यूनिवर्सिटीज का, सोशल मीडिया का? उनकी ओर से कम कोशिश होगा कि जो हुआ अब वो वापस नहीं हो सके। 100%, 100%। ये सरकार आसानी से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगी। ये सरकार जो है बहुत दमनकारी सरकार है। उनके पास मेजोरिटी नहीं है। आपको याद है 2024 के बाद हम लोग क्या क्या बातें करते थे, ये सब सिर्फ 2040 तक आ गई है वगैरह, मगर उनका जो रवैया है जैसे कि वो आज भी 350 पार है। तो मतलब ये जो एक मानसिकता है कि हम जमहूरियत लोकशाही में नहीं मानते, हम विपक्ष के साथ नहीं बात करेंगे, हम अलग अलग जो कानून लाएंगे चाहे वो कितने भी खराब हो उसके ऊपर डिबेट नहीं करने देंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल, लाठीज विद नेल्स का इस्तेमाल, इस तरह की लाठी जिसपे बच्चों को आप इतना मार रहे हो कि आप ब्रूटलाइजेशन, आप बच्चों को इतना मारो ताकि वो हिम्मत ना करे वापस आने के लिए। और जब वो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहते हैं कि ये किसने ऑर्डर दिया, उसको भी उसका जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है आज तक। तो इसका मतलब है वो बहुत सर्वेलेंस करेगी। आपको भी याद है कि बम्बई जैसे शहर में भी जहाँ पे पुलिस वॉज मच बेटर देन, मतलब महाराष्ट्र, बम्बई पुलिस वॉज बेटर देन दिल्ली, फिर भी सर्वेलेंस हुआ है, लोगों का लोकेशन वगैरह ढूंढा है, लोगों के पीछे पड़े हैं, लोगों को बुलाया है पुलिस स्टेशन पे, कैमरास लगाए गए हैं। और मैं एक दिन जा रही थी शिवाजी पार्क के पास से जा रही थी, 24 जुलाई को, जहाँ पे दूसरे दिन जब होने वाला था, तो 10 या 12 पुलिसमैन वर्दी में थे मगर 40 से ज्यादा बिना वर्दी के। तो ये जो एक प्रक्रिया दिल्ली बॉम्बे पुलिस ने शुरू की है कि आप सिविलियन पुलिस को आप छोड़ दो क्राउड के बीच में ताकि वो कुछ भी कर सके। दिल्ली पुलिस में तो विदाउट नेम प्लेट की पुलिस है, ये सब गैर कानूनी भी है, गैर संवैधानिक भी है। तो इसका जवाब कौन देगा? और ये सब कोशिशें और भी तेजी से की जाएगी। तो अभी न्यायपालिका क्या करती है उसके ऊपर सवाल हमें पूछना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी सवाल यह है, क्योंकि जेनजी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है अपने मुद्दों को रखने का, आपको लगता है कि ये पूरा मैसेजिंग उमर और रोहित वेमुला के आंदोलन जो जमीनी स्तर पर चल रहे थे वो तो अभी भी होते हैं, लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी वॉइस को आगे ले जाने का, और डिजिटल मीडिया तो है ही। क्या इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं ये जो छात्र आंदोलन जिसे ये खत्म समझ रहे थे, क्या उसे एक दूसरी जान या और भी बड़ी पैमाने पर वो एक्टिव हुए, आप मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि मीडिया एब्डिकेशन हुआ है, लेगेसी मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया का, तो फिर भी ये एक दूसरे को से इंस्पिरेशन, मतलब एक तरह से देख के, मतलब दिल्ली के छात्रों को देख के बॉम्बे ने किया, ये हम देख सकते हैं। और फिर दिल्ली बॉम्बे को देखकर लोग कहते हैं कि बॉम्बे ने दिल्ली से और भी अच्छा किया। मैं नहीं मानती हूँ इस तरह के आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली ने 100 शहरों में हुआ है। और मैं तो चाहती थी कि मीडिया जो अपने आप को लेगेसी मीडिया चैनल्स हैं वो हर शहर का दिखाती, क्योंकि मगर वो नहीं हुआ। मगर फिर भी सोशल मीडिया की वजह से अगर आप ढूंढ लो तो आपको ये वीडियोस मिलेंगे। और आपको अलग अलग शहरों में जो हुआ, पटना में जो हुआ, दक्षिण भारत में जो हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वो सब पता चलेगा। मगर अगर हमारी मीडिया थोड़ी सी भी उनके पास कॉन्शियस होती और इतनी कॉर्पोरेटाइज और इनकी सरकार की तरफ दबती नहीं होती, तो मुझे लगता कि आज भी वो आंदोलन सड़कों पे होता। सही बात है, बिल्कुल। दर्शकों देखिए, आज हमने क्या किया, आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे जो चीज़ें आज आप देख रहे हैं या जो ये जेनजी का मूवमेंट है, इसे आप केवल सोशल मीडिया से शुरू हुआ या फिर अभिजीत दिप्के तक ही सीमित ना रखें। अभिजीत ने जो किया, हमने लगातार उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने लोगों को ज़रूर अब वापस सड़कों पर लाया, लेकिन इसकी शुरुआत रोहित वेमुला से लेकर, उमर खालिद से लेकर, नजीब से लेकर उन तमाम लोगों ने की जो लगातार इस सरकार के खिलाफ बात करते आए, इस सरकार के खिलाफ लड़ते आए, और उसका उनको बहुत बड़े पैमाने पर खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इतना कि आज जिस दिन उमर का बर्थडे है, उमर का जन्मदिन है, उस दिन 6 साल से बिना किसी सुनवाई के एक मुसलमान छात्र जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और हम बात करते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। ऐसे में आज के जरिए हमने यही याद दिलाने की कोशिश की कि क्या FTII का आंदोलन, क्या JNU का आंदोलन, क्या BHU का आंदोलन, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंदोलन, ऐसे इतने सारे आंदोलन हुए और छात्र लगातार बोलते आए, और कहीं ना कहीं उसका असर यह हुआ कि अब
अब 2026 में हम सड़कों पर एक बार फिर से लोगों को देख रहे हैं। तो आप ये ना माने कि 2026 में पहली बार हुआ, इसलिए एक तरीके से मैम रिवीजन क्रैश कोर्स जो होता है उस तरह से हमने करने की कोशिश की, उम्र को हमने याद करने की कोशिश की। और मैम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महिला छात्रों ने कि हमें जीन्स पहनने का अधिकार है, हमें नॉनवेज खाने का अधिकार है, इस पे आंदोलन 2017, 18, 19 में चलाया और उन्होंने उनके ऊपर जो दमन किया गया प्रधानमंत्री के क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में वहां पर, हाँ, तो ये भी लोगों को जानने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप याददाश्त ताज़ी कीजिए, बनारस हिंदू BHU की महिलाएं हों, BHU के छात्र हों, दिल्ली के छात्र हों, मुंबई के छात्र हों, आंदोलन लगातार होते आए हैं और एक तरीके से उम्र को याद करने के लिए इनके आंदोलन को हमने याद करने की कोशिश की और आपको अगला याद दिलाने की जन्मदिन से कोशिश की। पहले उनकी रिहाई हो। बिल्कुल, अगले जन्मदिन से पहले और इसी साल हम तो चाहेंगे बस। कि उमर को रिहाई हो जाए, और अगर नहीं तो फिर अनुराग ठाकुर से लेकर परवेश वर्मा से लेकर कपिल मिश्रा कहां पर रहते हैं, दिल्ली पुलिस को अगर उसकी जानकारी चाहिए तो हम दे सकते हैं, ताकि अगर हेट स्पीच की बात हो तो इस तरह के हेट स्पीच इस देश के प्रधानमंत्री तक हर कोई देता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आया, आपने समय निकाला और हम बात कर पाए। जेन जी से पहले रोहित वेमुला, उमर खालिद और बाकी लोग कैसे काम कर रहे थे उस पर आज ये कार्यक्रम दर्शकों आज हमने करने की कोशिश की है। मैम आपके पास एक किताब भी है, किताब है उमर खालिद एंड हिज वर्ल्ड जी। उसमें अगर आप 2234 का पन्ना देखेंगे, 334 सॉरी, तो उसमें बहुत ही प्यारा एक ये है उमर खा रोहित वेमुला के नाम एक लेटर है। अच्छा। कि मैं 10 साल पहले मैंने आपके लिए आवाज उठाया था, मगर अभी मैं भी जेल में हूँ। अच्छा। और मैं आपको याद करता हूँ वगैरह वगैरह, बहुत ही प्यारा लेटर है। बिल्कुल, तो आप इस किताब को भी पढ़िएगा जिसका नाम है उमर खालिद एंड हिज वर्क एंड हिज वर्ल्ड। और जिस JNU में हम चाह रहे थे कि उमर की जो किताबें हैं वो निकले, कल ये एक किताब जो आ रही थी नहीं निकालने दिया गया, तो JNU के बाहर छात्रों ने उस किताब को निकाला। ये एक अलग लड़ाई है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। हर जगह पर वाइस चांसलर आप पाएंगे कि RSS का कनेक्शन निकलता है। इसके बावजूद अगर छात्र आ रहे हैं और बाहर आंदोलन कर रहे हैं तो इन सभी के वजह से हुआ है, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जेन जी को हो रहा है। और जेन जी का आंदोलन बताता है कि इस देश में अब भी लोकतंत्र जिंदा है और बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिले, आप जुड़े, आपने बातचीत की। दर्शकों आप क्या सोचते हैं आज के हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश थी आपकी याददाश्त को सुधारने की, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आपका ये जो चैनल है सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इसका नाम, इसका लुक जो है वो 15 अगस्त से बदल रहा है। अब इसका नाम हम द टेलीस्कोप रख रहे हैं। टेलीस्कोप जिस तरह से अंधेरे में किसी बहुत सारे स्टार्स के बीच में किसी एक चीज को पॉइंट करके आपके क्लैरिटी से आप उसे देख सकते हैं, उसी तरह से हमारी कोशिश होगी कि इतने सारी खबरों के बीच में एक खबर को लेकर अच्छे से आपको समझा सकें, सभी चीजें बता सकें, जो आज भी हमने किया है। तो इसी तरह से आगे भी आपका सहयोग मिलेगा, इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें, और अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैम के साथ इंटरव्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसे कई सारी चीज़ें आगे भी हम करते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, मेरे साथ जुड़ी हुई थी तीस्ता सेतलवाड़ मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।